कहानी नवंबर की एक ठंडी सुबह से शुरू होती है जब रेजिना और रिचर्ड के घर उनके पहले बेटे रिची का जन्म हुआ। जिस दिन रिची इस दुनिया में आया उसी दिन से परिवार के सबसे भरोसेमंद कैडबरी ने उसकी देखभाल की पूरी जिम्मेदारी अपने हाथों में ले ली। यह लड़का दुनिया के सबसे अमीर परिवार में पैदा हुआ था। हालांकि रिचर्ड को अपना बहुत बड़ा कारोबार संभालने के लिए ऑफिस में कई घंटे बिताने पड़ते थे, लेकिन फिर भी वे अपने बेटे के लिए हमेशा समय निकाल लेते थे। वे एक बहुत बड़े कारोबारी होने के साथ साथ दिल के बेहद अच्छे इंसान भी थे। हाल ही में रिचर्ड ने यूनाइटेड टूल नाम की एक घाटे में चल रही फैक्ट्री खरीदी थी जो बंद होने की कगार पर थी। उन्होंने उसे फिर से चालू करवाया और वहां काम करने वाले सैकड़ों लोगों की रोजी रोटी बचा ली। इसी खुशी में फैक्ट्री के सभी वर्कर्स मिलकर एक उत्सव मना रहे थे। अब क्योंकि उसके पिता बहुत व्यस्त थे, इसलिए उनकी जगह रिची को वहां जाना पड़ा। जब रिची अपने वफादार कैडबरी और अपने गार्ड के साथ फैक्ट्री पहुंचा तो सभी लोगों ने उसका बहुत खुशी से स्वागत किया। उसी समय पास के एक फील्ड में कुछ बच्चे बेसबॉल खेल रहे थे। दुनिया के सबसे अमीर बच्चे को अपने बीच देखकर वे सब हैरान रह गए और आपस में बातें करने लगे कि इस लड़के की जिंदगी तो पूरी तरह से आराम से कट रही है। वहां चल रहे भाषण के दौरान रिची लगातार उन बच्चों को देख रहा था कि वे कितने मजे से खेल रहे हैं। खैर, यह कार्यक्रम खत्म होने के बाद रिची उन बच्चों से मिलने के लिए फील्ड की तरफ बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके गार्ड फर्गसन ने सुरक्षा का हवाला देते हुए उसे बीच में ही रोक दिया। यह देखकर कैडबरी को काफी गुस्सा आया और उन्होंने गार्ड से कहा कि रिची के ऊपर से तुरंत अपना हाथ हटाओ। इसके बाद उन्होंने रिची से बड़े प्यार से कहा कि हमें अब यहाँ से निकलना होगा क्योंकि आज का पूरा कार्यक्रम पहले से तय है। जब रिची वापस घर पहुंचा तो उसके प्यारे पालतू कुत्ते डॉलर ने उछल कूद कर उसका स्वागत किया। इसके बाद रिची सीधे अपने माता पिता से मिलने के लिए आगे बढ़ा। वहाँ जाकर रिची ने देखा कि उसकी माँ रेजिना ने एक आर्टिस्ट को बुलाया हुआ था ताकि वह पास की एक विशाल पहाड़ी पर उनके पूरे परिवार की एक बहुत बड़ी तस्वीर तराश सके। इस बेहिसाब कलाकारी को देखकर कोई भी आसानी से समझ सकता था कि यह परिवार कितना ज्यादा अमीर है। रिची की पढ़ाई लिखाई के लिए दुनिया के बड़े बड़े वैज्ञानिकों को काम पर रखा गया था। अब वह अपनी विज्ञान की क्लास के लिए प्रोफेसर कीन बीन की लैब में गया, जहां उन्होंने रिची को अपनी नई नई अजीबोगरीब चीजें दिखानी शुरू की। उन्होंने एक ऐसी अनोखी मशीन बनाई थी जो बेकार कचरे को पूरी तरह से रिसाइकल करके उससे काम की नई चीजें तैयार कर देती थी। इसके साथ ही प्रोफेसर ने एक बहुत ही मजबूत गोंद भी बनाई थी जो किसी भी चीज को आपस में मजबूती से चिपका देती थी। वहाँ एक ऐसा बुलेट प्रूफ स्प्रे भी था जिसे अगर कपड़ों पर छिड़क दिया जाए तो इंसान पर गोलियों का भी कोई असर नहीं होता था। आखिर में उन्होंने रिची को एक खास मधुमक्खी दिखाई जिसे विकसित करने में वैज्ञानिकों ने रात दिन एक कर दिए थे। रिची ने थोड़े मजे लेने के लिए उस रोबोट मक्खी को रिमोट से उड़ाकर कैडबरी को परेशान करना शुरू कर दिया, लेकिन कैडबरी ने उसे एक आम मक्खी समझा और अपने हाथ में पकड़े अखबार से जोर से मार दिया। वह लाखों डॉलर की लागत से बनी एक बेहद कीमती रोबोट मक्खी थी। जब प्रोफेसर कीन बीन ने उसे टूटी हुई हालत में देखा तो उनका दिल बैठ गया। इसी बीच पहाड़ी पर वह आर्टिस्ट लेजर बीम का इस्तेमाल करके चेहरा तराशने में लगा हुआ था। वहीं दूर से रेजिना उसे लगातार निर्देश दे रही थीं कि तस्वीर को कहां से और कैसे ठीक करना है। वे कह रही थीं कि इसमें रिचर्ड का चेहरा थोड़ा भारी लग रहा है, इसलिए उनके गालों को थोड़ा कम कर दो। उसी शाम लॉरेंस नाम का एक आदमी बिना बताए उनसे मिलने मैंशन आया। वह रिचर्ड के बिजनेस पार्टनर्स में से एक था और कंपनी के कामकाज में गहरी दखल रखता था। रात के खाने के समय रिची जानबूझकर मेज पर दूसरी तरफ बैठता था क्योंकि वह लॉरेंस को बिल्कुल पसंद नहीं करता था। खुद रेजिना भी उस आदमी के साथ बैठना पसंद नहीं करती थी, लेकिन कारोबारी बातचीत और मुलाकातों की वजह से उन्हें वहां मौजूद रहना पड़ता था। असल में बात यह थी कि जब से रिचर्ड ने अपनी पहली कंपनी शुरू की थी, उन्होंने कभी भी किसी कर्मचारी को नौकरी से नहीं निकाला था। वे अपने सभी लोगों की नौकरी को लेकर बेहद गंभीर थे और उन्हें इस बात पर गर्व था। इसके बिल्कुल उलट लॉरेंस सिर्फ पैसों का भूखा था। उसने रिचर्ड से कहा कि आप समाज सेवा में इतना ज्यादा पैसा मत उड़ाया कीजिए क्योंकि इन सब चीजों में कंपनी के करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं। इस पर रेजिना ने बीच में टोकते हुए कहा कि हम हमेशा से जरूरतमंद लोगों की मदद करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इसी सोच के साथ उन्होंने उस बंद होने वाली फैक्ट्री को भी खरीदा है, लेकिन लॉरेंस ने अपनी जिद पकड़ते हुए कहा कि आपको सबसे पहले उस घाटे वाली फैक्ट्री से पीछा छुड़ाना होगा क्योंकि उसे फायदे में लाने में बहुत लंबा समय बर्बाद होगा। तब रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा कि तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो, मुझे उससे अलग हो जाना चाहिए, इसलिए मैं वह पूरी फैक्ट्री वहाँ काम करने वाले वर्कर्स के नाम मुफ्त में सौंप दूंगा और उसके सारे हिस्से उनके बीच बराबर बांट दूंगा। तभी अचानक वहाँ प्रोफेसर कीन बीन आ पहुंचे। उन्होंने बहुत ही उत्साह के साथ बताया कि वे अपनी एक नई तकनीक में पूरी तरह सफल हो चुके हैं जिस पर वे महीनों से काम कर रहे थे। उन्होंने एक खास उपकरण बनाया था जिसका नाम था स्मेल मास्टर। यह उपकरण दूर से ही किसी भी चीज की गंध पहचान कर डिजिटल सिग्नल के जरिए यह बता देता था कि वह चीज असल में क्या है। इस नए गैजेट को देखकर रिची
रिची ने तुरंत उसका टेस्ट लेना शुरू कर दिया। रात का खाना खत्म होने के बाद रिचर्ड और रेजिना अपने मेहमान लॉरेंस को बाहर तक छोड़ने के लिए आए। जाते जाते लॉरेंस ने उन्हें एक दिखावटी सलाह दी कि उन्हें अपने घर की सुरक्षा व्यवस्था को और भी मजबूत कर लेना चाहिए, क्योंकि दुनिया में उनके दुश्मन बहुत ज्यादा हैं। इस पर रिचर्ड ने जवाब दिया कि उन्हें इसकी कोई जरूरत नहीं लगती, क्योंकि वे अपनी कीमती चीजें घर में इधर उधर नहीं रखते। परिवार की जो भी सबसे खास संपत्ति है वह एक बेहद सुरक्षित तिजोरी के अंदर बंद है। यह सुनते ही लॉरेंस के चेहरे पर एक चालाकी भरी मुस्कान आ गई, क्योंकि उसके मन में खोट था और वह किसी भी तरह उस गुप्त तिजोरी की जगह का पता लगाना चाहता था। अगले दिन जब सुबह का अलार्म बजा तो कैडबरी हमेशा की तरह रिची को जगाने के लिए उसके कमरे में पहुंचे। आज उसकी सुबह की कसरत करवाने के लिए एक नई ट्रेनर क्लॉडिया आई थी। कसरत खत्म करने और नहाने के बाद रिची वापस अपने कमरे में आ गया। उसने तुरंत अपना विशेष कंप्यूटर चालू किया ताकि वह जान सके कि उसके पिता इस समय कहाँ हैं। स्क्रीन पर जांच करने के बाद पता चला कि उसके पिता इस समय व्हाइट हाउस में देश के राष्ट्रपति के साथ एक जरूरी आर्थिक नीति पर चर्चा कर रहे हैं। रिची ने सीधे वहीं पर एक वीडियो कॉल मिला दी। अपने बेटे का संदेश देखकर रिचर्ड को लगा कि शायद कोई बहुत बड़ी परेशानी आ गई है। उन्होंने राष्ट्रपति से माफी मांगते हुए कहा कि मैं बस 1 मिनट में अपने बेटे से बात करके वापस आता हूँ। लेकिन स्क्रीन पर आते ही रिची उन्हें दिखाने लगा कि देखिए पिताजी, त्वचा पर एक छोटा सा दाना निकल आया है। यह देखकर उसके पिता ने मुस्कुराते हुए कहा कि वे इस बारे में शाम को घर आकर आराम से बात करेंगे। अपने पिता से बात करने के बाद रिची तैयार होकर अपने स्कूल के लिए निकल गया, जहाँ उसकी मुलाकात अमीर घर के कुछ दूसरे बच्चों से हुई। वहाँ एक घमंडी लड़का एक कर्मचारी पर बुरी तरह चिल्ला रहा था, क्योंकि वह उसकी पसंद की कॉफी लाने में थोड़ी गलती कर बैठा था। उस लड़के के गुस्से को शांत करने और उसे सबक सिखाने के लिए वहाँ खेल खेल में कुछ ऐसा हुआ जिससे वह कॉफी सीधे उसी के कपड़ों पर गिर गई और उसका सारा घमंड चूर हो गया। स्कूल खत्म होने के बाद जब रिची वापस घर लौट रहा था तब कैडबरी ने उसे बताया कि आज उसकी आगे की सारी कक्षाएं रद्द कर दी गई हैं, इसलिए उसके पास कुछ खाली समय है। यह सुनकर रिची ने उनसे कहा कि मुझे सीधे उसी पुरानी फैक्ट्री की तरफ ले चलिए। असल में रिची वहां उन आम बच्चों के साथ मिलकर बेसबॉल खेलना चाहता था जिन्हें उसने उस दिन देखा था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो उन बच्चों ने उसे अपने साथ खिलाने से साफ मना कर दिया। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि तुम इतने अमीर लड़के हो, हमारे जैसे आम बच्चों के साथ कहाँ खेल पाओगे, जाओ अपने घर से सोने और चांदी का बल्ला लेकर आओ। लेकिन रिची ने हार नहीं मानी। उसने बच्चों से कहा कि क्यों ना हम शर्त लगाएं। उसने चुनौती दी कि वह उनकी सबसे अच्छी गेंदबाज की बॉल पर एक शानदार शॉट लगाएगा। शुरुआत में ग्लोरिया ने बहुत तेज और अच्छी गेंदबाजी की, जिससे रिची पहली बॉल को छू भी नहीं पाया। तभी उसने अपना पूरा ध्यान लगाया और अगली बॉल पर एक बहुत ही शानदार और लंबा शॉट मारकर सबको हैरान कर दिया। अब बाकी सभी बच्चे शर्त हार चुके थे। जब वे पैसे देने लगे तो रिची ने बड़े प्यार से उनसे कहा कि उसे पैसों की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि वे सब आने वाले दिनों में उसके घर आएं और उसके साथ कुछ समय बिताएं। कुछ दिनों बाद पूरे परिवार की लंदन जाने की योजना थी, जहां वे इंग्लैंड की क्वीन के साथ चाय पीने जा रहे थे। घर के सभी नौकर विमान में अलग अलग तरह के कीमती सामान और तोहफे भरने में व्यस्त थे जो वे क्वीन को देने वाले थे। फर्गसन भी वहां सारे तोहफों की जांच कर रहा था। तभी विमान में बैठते समय रेजिना ने देखा कि रिची बहुत उदास बैठा है। उसने कैडबरी से इसका कारण पूछा तो कैडबरी ने सलाह दी कि इतने बड़े शाही कार्यक्रम में रिची बहुत बोर हो जाएगा, इसलिए बेहतर होगा कि उसे यहीं घर पर ही रहने दिया जाए और थोड़ी मस्ती करने का मौका दिया जाए। रेजिना को कैडबरी का यह सुझाव बहुत पसंद आया। उसने रिची को विमान से उतार दिया और घर पर ही मजे करने को कहा। पूरे परिवार को विमान के अंदर जाते देखकर फर्गसन ने राहत की सांस ली, क्योंकि उसका गुप्त काम अब पूरा हो चुका था। माता पिता के जाने के बाद कैडबरी ने रिची का मूड ठीक करने के लिए एक बहुत ही बढ़िया इंतजाम किया। उसने ग्लोरिया, उसकी माँ डायन और उसके सभी दोस्तों को बड़ी ही इज्जत के साथ रिची के घर पर आमंत्रित किया। जब बच्चे इतने बड़े और आलीशान घर के अंदर आए तो वे उसकी भव्यता देखकर पूरी तरह हैरान रह गए। रिची ने बहुत ही खुशी के साथ अपने सभी दोस्तों का स्वागत किया और उन्हें अपने पूरे घर का चक्कर लगवाया। बच्चों को यह देखकर यकीन नहीं हो रहा था कि इस घर के अंदर उनका अपना एक निजी मैकडॉनल्ड्स भी बना हुआ है। वहाँ सबने मिलकर अपनी पसंद का खाना खाया। इसके बाद रिची उन सबको अपने निजी पार्क में ले गया, जहाँ बच्चों के खेलने के लिए एक खास किडीपल्ट मशीन और कई तरह के झूले मौजूद थे। सभी बच्चे वहाँ गाड़ियों और झूलों का जमकर मजा लेने लगे। उसी समय कैडबरी बच्चों की माँ डायन को पूरा घर घुमा रहे थे। तभी अचानक बच्चे अपनी गाड़ियों के साथ बहुत तेज रफ्तार में वहाँ से गुजरे, इसलिए कैडबरी ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उन्हें अपनी तरफ सुरक्षित खींच लिया ताकि डायन को चोट न लगे। दोनों के बीच बातों बातों में एक हल्की सी नोक झोंक और हंसी मजाक का दौर भी चला। इसके बाद रिची डॉलर और ग्लोरिया के साथ एक पेड़ के नीचे बैठकर आराम करने लगे, जबकि बाकी सभी बच्चे पास की झील में शानदार जेट स्कीज चलाकर मजे ले रहे थे। आखिर में रिची उन सबको अपना वह निजी रोलर कोस्टर दिखाने ले गया जो उसे पिछले क्रिसमस पर तोहफे में मिला था। वह आज बेहद खुश था, क्योंकि
उसकी जिंदगी में पहली बार उसे ऐसे सच्चे दोस्त मिले थे जो बिना किसी स्वार्थ के उसके साथ खेल रहे थे। दूसरी तरफ अपने कार्यालय में बैठा लॉरेंस यह सोचकर बेहद खुश हो रहा था कि अब तक उसका काम तमाम हो चुका होगा और विमान समंदर में क्रैश हो गया होगा। उसने कंपनी के सबसे बड़े और आलीशान कमरे में खुद को शिफ्ट करने की तैयारी भी शुरू कर दी थी। उधर आसमान में उड़ रहे विमान के अंदर रिचर्ड ने अपनी पत्नी रेजिना से कहा कि वह थोड़ी कॉफी लेने जा रहे हैं। रेजिना को थोड़ा शक हुआ कि कहीं वे क्वीन के लिए रखे खास चॉकलेट के डिब्बे में से चॉकलेट चुराने तो नहीं जा रहे। उन्होंने रिचर्ड को ऐसा करने से मना किया, लेकिन रिचर्ड सिर्फ कॉफी पीने का बहाना बना रहे थे और मुस्कुराते हुए चॉकलेट का डिब्बा ढूंढने लगे। चॉकलेट तो उन्हें नहीं मिली, लेकिन अलमारी के अंदर उन्हें एक लाल रंग का अजीब सा डिब्बा दिखा जिस पर कोई नाम नहीं लिखा था। जब उन्होंने अपनी नई तकनीक स्मेल मास्टर से उसकी जांच की तो उस मशीन ने बताया कि उसके अंदर एक बहुत ही खतरनाक केमिकल मौजूद है। रेजिना तुरंत समझ गई कि यह कोई तोहफा नहीं बल्कि एक खतरनाक बम है। उन्होंने चिल्लाते हुए रिचर्ड से कहा कि इसे तुरंत बाहर फेंक दो। रिचर्ड ने जैसे ही खिड़की खोलकर उस बम को बाहर फेंका, वह विमान के पीछे के हिस्से से टकराकर एक बहुत बड़े धमाके के साथ फट गया। इस धमाके की वजह से विमान पूरी तरह असंतुलित हो गया और सीधे नीचे समंदर की तरफ गिरने लगा। इस दुर्घटना की खबर बाहर आने से पहले ही लॉरेंस ने रिचर्ड के दफ्तर पर अपना कब्जा जमा लिया और अपनी इस कामयाबी का जश्न मनाने के लिए वाइन की बोतल खोल ली। इधर घर पर अपने दोस्तों को अलविदा कहने के बाद रिची को अचानक यह बेहद दुखद खबर मिली कि उसके माता पिता का विमान अचानक गायब हो गया है। यह सुनते ही रिची के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह तुरंत अपने कमरे की तरफ भागा और कंप्यूटर की मदद से अपने पिता का पता लगाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बहुत कोशिशों के बाद भी स्क्रीन पर सिर्फ डैड नॉट फाउंड लिखा आ रहा था। जब यह खबर पूरी दुनिया में फैल गई तो फर्गसन सीधे लॉरेंस के नए दफ्तर में पहुंचा। उसने बताया कि हमारी योजना में एक छोटी सी परेशानी आ गई है। उसने खुलासा किया कि रिची उस विमान में मौजूद नहीं था और वह घर पर ही छूट गया था। यह सुनकर लॉरेंस गुस्से से पागल हो गया, लेकिन फिर उसने खुद को संभालते हुए कहा कि जिस तरह उसने उसके माता पिता को रास्ते से हटाया है, वह जल्द ही इस लड़के का भी वही हाल कर देगा। समंदर में बड़े पैमाने पर खोज अभियान शुरू कर दिया गया, लेकिन कई घंटे बीत जाने के बाद भी रिचर्ड और रेजिना का कोई सुफ्राज नहीं मिला। हर कोई मान चुका था कि वे अब इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन रिची का दिल अब भी यही कह रहा था कि उसके माता पिता बिल्कुल सुरक्षित और जिंदा हैं। लड़के का यह भरोसा बिल्कुल सच था, क्योंकि वे दोनों एक छोटी सी लाइफ बोट की मदद से समंदर की लहरों के बीच खुद को बचाने में कामयाब रहे थे और वहां किसी मदद का इंतजार कर रहे थे। रिचर्ड लगातार अपनी उस डिवाइस को ठीक करने की कोशिश में जुटे थे जिसके जरिए वे अपने बेटे से बात किया करते थे, क्योंकि उन्हें पूरा भरोसा था कि रिची इस सिग्नल के जरिए उन तक जरूर पहुंच जाएगा। समंदर के बीच फंसी रेजिना को अब पूरा यकीन हो चुका था कि विमान में यह बम किसी और ने नहीं बल्कि लॉरेंस ने ही रखवाया था। उसने गुस्से में रिचर्ड से कहा कि आपको उस धोखेबाज को बहुत साल पहले ही नौकरी से निकाल देना चाहिए था, लेकिन रिचर्ड अभी भी इस बात को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार नहीं थे। इस समय उन दोनों की सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वे किसी भी तरह अपने बेटे रिची तक यह संदेश पहुंचा सकें कि उसकी जान को बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि जिसने उन पर हमला किया है वह अब रिची को भी अपना निशाना बनाने की कोशिश करेगा। उधर शहर में रिचर्ड की गैर मौजूदगी का फायदा उठाकर लॉरेंस जबरदस्ती कंपनी का नया मुखिया बन बैठा। उसने कार्यभार संभालते ही सबसे पहला क्रूर आदेश यह दिया कि यूनाइटेड टूल की उस फैक्ट्री को तुरंत बंद कर दिया जाए, जिससे ग्लोरिया की मां डायन और सैकड़ों अन्य लोगों की नौकरी एक झटके में चली गई। जब ग्लोरिया ने रोते हुए यह बात रिची को बताई तो रिची ने तुरंत अपने पिता के कारोबार को खुद संभालने का एक बड़ा फैसला किया। वह सीधे कंपनी के बोर्ड रूम में पहुंचा और उसने सभी बड़े अधिकारियों के सामने साफ कह दिया कि जब तक उसके माता पिता वापस नहीं आ जाते वह खुद इस पूरी कंपनी का कामकाज संभालेगा। अब क्योंकि कानूनी तौर पर कंपनी के 51% वोटिंग शेयर्स उसके नाम पर थे और कैडबरी उसके कानूनी अभिभावक थे, इसलिए रिची ने अपनी ताकत का इस्तेमाल करते हुए उस फैक्ट्री को दोबारा खोलने का आदेश दे दिया और लॉरेंस को किसी भी कर्मचारी को नौकरी से निकालने से पूरी तरह रोक दिया। कुछ दिनों बाद ग्लोरिया और उसके दोस्त फैक्ट्री दोबारा खुलवाने के लिए रिची का शुक्रिया अदा करने ऑफिस पहुंचे। वहां च्युइंग गम निकालने के चक्कर में पीवी ने मशीन ही खराब कर दी। खैर, घूमते घूमते बच्चे अपने दोस्त के ऑफिस के अंदर आ गए और रिची को देखकर बहुत खुश हुए। धीरे धीरे रिची ने कंपनी में अपनी पकड़ बना ली और वह कंपनी के सबसे बड़े शेयर धारकों का भरोसा जीतने लगा। उसने रिसर्च टीम के साथ मिलकर कंपनी की कैंडी बार में नट्स की मात्रा को 15% बढ़ाने का एक बड़ा फैसला किया ताकि उनकी कंपनी प्रतियोगिता में सबसे आगे रहे। इस बात से लॉरेंस बहुत ज्यादा गुस्सा हो गया और उसने चुपके से फर्गसन से कहा कि इस लड़के को जल्द से जल्द अपने रास्ते से हटाना होगा। उसने सख्त हिदायत दी कि इस बार काम बिल्कुल सफाई से होना चाहिए और कोई भी गलती नहीं होनी चाहिए। कुछ ही घंटों बाद पुलिस वहां आ पहुंची और उन्होंने
कैडबरी को गिरफ्तार कर लिया। उन पर यह झूठा आरोप लगाया गया कि मिस्टर और मिसेस रिच के विमान में बम उन्होंने ही छिपाया था। कैडबरी को रास्ते से हटाने के बाद लॉरेंस ने अदालत में अर्जी दी कि वह रिची का कानूनी अभिभावक बनना चाहता है, क्योंकि वह रिच परिवार का बहुत पुराना और करीबी दोस्त है। अदालत ने उसकी यह अर्जी मंजूर कर ली। पावर हाथ में आते ही लॉरेंस ने सबसे पहले रिच परिवार के घर में काम करने वाले सभी पुराने कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया। उसने यह बहाना बनाया कि शायद वे सब भी कैडबरी के साथ इस साजिश में शामिल हैं। इसके बाद उसने पूरे घर और यहाँ तक कि रिची के कमरे में भी सुरक्षा कैमरे लगवा दिए। अपने ही घर में एक कैदी की तरह महसूस करने के बाद रिची ने सीधे लॉरेंस से बात करने का फैसला किया। उसी समय लॉरेंस कमरे में पूल खेल रहा था और वह फर्गसन से रिच परिवार की गुप्त तिजोरी का पता पूछ रहा था, लेकिन फर्गसन ने कहा कि उसे कभी भी इस तिजोरी के बारे में जानने का मौका नहीं मिला। ठीक उसी वक्त अपनी लैब में बैठे प्रोफेसर कीन बीन ने अपने एक खास उपकरण से उनकी यह सारी बातें सुन ली और उन्हें पूरी सच्चाई का पता चल गया। उन्होंने फर्गसन को यह कहते हुए भी सुना कि वे सब जेल के अंदर ही कैडबरी को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बना रहे हैं और इसे एक खुदकुशी का रूप दे देंगे। ये सुनते ही प्रोफेसर कीन बीन तुरंत रिची के पास पहुंचे और उसे पूरी सच्चाई बता दी। अब दोनों ने मिलकर कैडबरी को जेल से छुड़ाने का एक गुप्त प्लान बनाया। प्रोफेसर कीन बीन ने एक बहुत ही शक्तिशाली केमिकल तैयार किया जो लोहे की सलाखों को भी आसानी से पिघला सकता था। उन्होंने इसे एक साधारण टूथपेस्ट की ट्यूब में भर दिया। अपनी जिंदगी में पहली बार रिची ने एक साधारण लड़के जैसे कपड़े पहने ताकि कोई उसे पहचान न सके और वह कैडबरी से मिलने जेल पहुंच गया। रिची ने वहां जाकर गार्ड से कहा कि वह अपने चाचा कैडबरी के लिए कुछ जरूरी सामान लाया है। उस सामान के बैग में साफ सफाई की चीजों के साथ लैटिन भाषा में लिखा एक गुप्त नोट और वह विशेष टूथपेस्ट छिपा था। गार्ड ने वह सामान अंदर भिजवा दिया। जब कैडबरी बाथरूम में गए तो उन्होंने उस नोट को पढ़ा जिसमें लिखा था कि उनकी जान खतरे में है और सलाखों को काटने के लिए इस टूथपेस्ट का इस्तेमाल करें। लेकिन इससे पहले कि वे वहां से भाग पाते, लॉरेंस का भेजा हुआ एक गुंडा बाथरूम में आ धमका और उसने एक तौलिए से कैडबरी का गला घोंटने की कोशिश की। कैडबरी मदद के लिए चिल्लाए लेकिन वहां कोई नहीं आया। इसके बाद दोनों के बीच एक जबरदस्त लड़ाई शुरू हो गई। कैडबरी ने अपनी सूझबूझ और फुर्ती से उस खतरनाक गुंडे को बुरी तरह हरा कर बेहोश कर दिया। इसके बाद उन्होंने सलाखों पर वह केमिकल वाला टूथपेस्ट लगाया जिससे लोहा पिघल गया और वे आसानी से जेल से बाहर निकल आए। बाहर रिची उसका इंतजार कर रहा था। साधारण कपड़ों में देखकर कैडबरी एक पल के लिए रिची को पहचान भी नहीं पाए। उसके बाद रिची ने उन्हें अखबार की एक खबर दिखाई जिसमें लिखा था कि समंदर में विमान का मलबा तो मिल गया है लेकिन उसके माता पिता का कोई सुराग नहीं मिला है। इस खबर ने रिची के इस यकीन को और पक्का कर दिया कि उसके माता पिता अब भी जिंदा हैं। इसके बाद वे दोनों सीधे ग्लोरिया के घर पहुंचे और उन्होंने उसकी मां डायन से लड़की का कंप्यूटर इस्तेमाल करने की इजाजत मांगी। उधर समंदर के बीच रिचर्ड अपनी लाइफ बोट में उस खराब संचार उपकरण को ठीक करने में जुटे हुए थे। उन्होंने डिवाइस को चालू करने के लिए रेजिना के कान की बाली का इस्तेमाल किया और उनका यह तरीका काम कर गया। इधर ग्लोरिया के कंप्यूटर पर बैठते ही रिची ने कुछ गुप्त कोड्स का इस्तेमाल करके उसे अपने घर के मुख्य कंप्यूटर से जोड़ दिया। लेकिन हवेली में बैठे एक सुरक्षा गार्ड को स्क्रीन पर हलचल देखकर शक हो गया और उसने तुरंत फर्गसन को इसके बारे में सतर्क कर दिया। लॉरेंस तिजोरी का पता लगाने के लिए प्रोफेसर कीन बीन को अपने कब्जे में लेने की योजना बना रहा था, लेकिन तभी उसे खबर मिली कि रिची अपने कंप्यूटर के जरिए अपने माता पिता की लोकेशन ढूंढ रहा है। कंप्यूटर ने काम करना शुरू कर दिया और रिचर्ड की सही लोकेशन स्क्रीन पर आने ही वाली थी कि तभी फर्गसन कमरे में घुस आया और उसने कंप्यूटर के सारे तार खींचकर कनेक्शन पूरी तरह काट दिया। अब अपने माता पिता तक पहुंचने के लिए रिची को हर हाल में घर के अंदर जाना था, जिसके लिए उसने अपने दोस्तों की मदद मांगी। उधर समंदर में रिचर्ड और रेजिना ने राहत की सांस ली जब उन्हें ढूंढते हुए एक विमान वहां से गुजरा। उन्हें लगा कि उनके बेटे ने ही इस विमान को भेजा है। रात के समय रिची अपने घर के बगीचे में छुपा हुआ था और वह खिड़की से अपने दोस्तों को अंदर आने का इशारा करने लगा। योजना के मुताबिक सभी बच्चे बड़ी ही चालाकी से सुरक्षा गार्ड्स को चकमा देकर हवेली के अंदर घुसने में कामयाब हो गए और सीधे लैब में जाकर प्रोफेसर कीन बीन को आजाद करवाया। इसके बाद रिची ने प्रोफेसर से कहा कि वे सुरक्षा गार्ड्स का ध्यान भटकाने के लिए कोई तरकीब निकालें। जब रिची और कैडबरी मुख्य कमरे की तरफ बढ़ रहे थे तब प्रोफेसर कीन बीन ने बगीचे के फाउंटेन वाले टैंक में नहाने का साबुन और बबल बाथ वाले केमिकल्स मिला दिए। अचानक फाउंटेन में से बेहिसाब झाग और बबल्स उठने लगे जिससे पूरी सुरक्षा व्यवस्था का ध्यान भटक गया। जब हवेली के सभी सुरक्षा कर्मी इस गड़बड़ी को ठीक करने के लिए एक जगह
इकट्ठा हुए तभी पीवी और बाकी बच्चों ने चालाकी से सुरक्षा कैमरे बंद कर दिए। रास्ता साफ होते ही रिची और कैडबरी सीधे बेडरूम की तरफ भागे, लेकिन जैसे ही रिची ने कंप्यूटर पर जांच की वह पूरी तरह हैरान रह गया, क्योंकि कंप्यूटर बता रहा था कि उसके पिता इस समय समंदर में नहीं बल्कि इसी हवेली के अंदर मौजूद हैं। असल में लॉरेंस पहले से ही अपने आदमियों के साथ कमरे में उनका इंतजार कर रहा था। जब रिची ने अंदर जाकर अपने माता पिता को रस्सियों से बंधा हुआ देखा तो उसका दिल टूट गया। बाहर खड़े सुरक्षा गार्ड्स ने बाकी सभी बच्चों को भी पकड़ लिया और फर्गसन ने उन्हें जबरदस्ती लैब में ले जाकर बंद करने का आदेश दे दिया। रिची ने गुस्से में पूछा कि तुम यह सब क्यों कर रहे हो? तो लॉरेंस ने बंदूकों के दम पर रिचर्ड से कहा कि अगर वे अपने बेटे की जान बचाना चाहते हैं तो चुपचाप उस गुप्त तिजोरी का रास्ता बता दें। तब मजबूर होकर रिचर्ड ने खुलासा किया कि उनकी सबसे कीमती तिजोरी कहीं और नहीं बल्कि पास की उस विशाल पहाड़ी माउंट रिचमोर के अंदर बनी हुई है। अब लॉरेंस अपने साथ रिचर्ड और रेजिना को लेकर पहाड़ी की तरफ बढ़ गया, जबकि उसने रिची की निगरानी के लिए फर्गसन को वहीं छोड़ दिया ताकि रिचर्ड उसे कोई धोखा न दे सके। उधर अपनी लैब में प्रोफेसर कीनबीन को एहसास हुआ कि उनकी प्रयोगशाला पर दुश्मनों ने कब्जा कर लिया है। वे तुरंत अपने कुछ बेहतरीन आविष्कारों को एक बैग में भरने लगे और बड़ी चालाकी से वहां छिपने में कामयाब रहे। इसी बीच सुरक्षा गार्ड्स ने रिची के दोस्तों को पकड़कर एक बड़े पिंजरे में बंद कर दिया था और उन्हें कचरा नष्ट करने वाली एक खतरनाक मशीन के अंदर डाल दिया। अगर उन्हें जल्दी नहीं बचाया जाता तो कुछ ही मिनटों में उन बच्चों का बचना नामुमकिन था। तभी प्रोफेसर कीनबीन ने बच्चों की जान बचाने और गार्ड्स को फंसाने के लिए अपनी सबसे मजबूत गोंद सीमेंटिया का इस्तेमाल करके एक जाल बिछाया। इस कोशिश में वे गार्ड्स को तो रोकने में कामयाब रहे, लेकिन खुद भी उसी गोंद की चपेट में आकर वहीं चिपक गए। तभी उन्होंने अपनी रोबोट मधुमक्खी इस्तेमाल किया और उसे उड़ाकर सीधे फर्गसन के ऊपर हमला करवा दिया। उस मक्खी के डंक मारते ही फर्गसन दर्द से कराह उठा और वह सीधा जाकर मशीन को बंद करने वाले मुख्य बटन से टकरा गया, जिससे मशीन वहीं रुक गई और बच्चे सुरक्षित बच गए। रास्ता साफ होते ही रिची प्रोफेसर के आविष्कारों वाला वह बैग उठाकर अपने माता पिता को बचाने के लिए तेजी से पहाड़ी की तरफ भागा। तब तक लॉरेंस अपने आदमियों के साथ माउंट रिचमोर के अंदर बनी गुप्त तिजोरी के सामने पहुंच चुका था और उसने रिचर्ड से उस दरवाजे को खोलने के लिए कहा। वहां दरवाजे को खोलने के लिए वॉइस चेक की प्रक्रिया शुरू हुई। जैसे ही उन्होंने तय कोड बोला, सुरक्षा तंत्र ने उनकी आवाज को पहचान लिया और तिजोरी का वह भारी भरकम दरवाजा खुल गया। लेकिन जैसे ही लॉरेंस उस तिजोरी के अंदर दाखिल हुआ, उसके होश उड़ गए, क्योंकि वहां कोई पैसा या सोना चांदी मौजूद नहीं था। वहां केवल पुरानी यादें, बचपन की तस्वीरें, खिलौने और ट्रॉफियां रखी हुई थीं। रिचर्ड ने मुस्कुराते हुए कहा कि उनके परिवार के लिए यही यादें सबसे कीमती संपत्ति हैं और वे अपने असली पैसे बैंकों, रियल एस्टेट और कंपनी के शेयर्स में सुरक्षित रखते हैं। यह सुनकर लॉरेंस गुस्से से पागल हो गया और उसने अपने आदमियों को दोनों को हमेशा के लिए खत्म करने का आदेश दे दिया। ठीक उसी वक्त रिची वहां पहुंच गया। लॉरेंस ने उसे देखते ही उस पर गोलियां चला दी, लेकिन रिची को एक खरोंच तक नहीं आई, क्योंकि तिजोरी में आने से पहले ही उसने अपने कपड़ों पर प्रोफेसर का बनाया हुआ बुलेट प्रूफ स्प्रे छिड़क लिया था। इस मौके का फायदा उठाकर रिचर्ड और रेजिना ने फुर्ती दिखाई और लॉरेंस और उसके सुरक्षा गार्ड को नीचे गिरा दिया। इसके बाद वे सब तेजी से तिजोरी से बाहर निकल आए और रिचर्ड ने अपने दुश्मनों को अंदर ही बंद कर दिया। लेकिन लॉरेंस किसी तरह दूसरे रास्ते से बाहर निकल आया और पूरे परिवार का पीछा करने लगा। अब अपनी जान बचाने के लिए तीनों को उस पहाड़ी मूर्ति के कान वाले हिस्से से होकर बाहर की तरफ भागना पड़ा। वहां फर्गसन ने उन्हें देख लिया और वह एक बड़ी लेजर मशीन का इस्तेमाल करके उन पर हमला करने लगा। तभी कैडबरी वहां पहुंच गए और उन्होंने फर्गसन के ऊपर धावा बोल दिया। दोनों के बीच पहाड़ी की ऊंचाई पर एक भीषण लड़ाई शुरू हो गई। इस लड़ाई के दौरान फर्गसन ने लेजर का रुख मूर्तियों की तरफ कर दिया, जिससे मूर्तियां टूटने लगीं। संतुलन बिगड़ने के कारण रेजिना नीचे गिरने वाली थी, लेकिन तभी रिचर्ड ने सूझबूझ से काम लिया और उन्हें सुरक्षित रूप से मूर्ति के निचले हिस्से तक पहुंचा दिया। इसके बाद वे अपने बेटे रिची को भी नीचे उतारने में मदद करने लगे। तभी कैडबरी ने पूरी ताकत लगाकर फर्गसन को हरा दिया और लेजर मशीन पर अपना नियंत्रण कर लिया। उन्होंने लेजर का इस्तेमाल करके लॉरेंस को एक रस्सी के सहारे हवा में लटका दिया। उसी वक्त रिचर्ड ने हवा में लटके लॉरेंस से कहा कि उसे उसकी नौकरी से निकाला जाता है और रेजिना ने उसे एक जोरदार मुक्का जड़ दिया। कुछ महीनों बाद कहानी के अंत में हम देखते हैं कि अपने किए की सजा भुगतने के बाद लॉरेंस और उसके साथी जेल से बाहर आकर एक बगीचे में माली का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ रिची और उसके सभी दोस्त इस शानदार जीत का जश्न मना रहे हैं। खेल के मैदान में मजे करते हुए कैडबरी ने भी थोड़ी हिम्मत दिखाई और उन्होंने डायन को अपनी भावनाएं व्यक्त की। अपने बेटे को इन सच्चे और प्यारे दोस्तों के साथ खुश देखकर रिचर्ड और रेजिना को बेहद गर्व महसूस हो रहा था कि अब उनका बेटा सचमुच दुनिया का सबसे अमीर और भाग्यशाली लड़का बन चुका है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और ऐसी मूवी एक्सप्लेनेशंस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।